क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? देश में सभी धर्मों के लिए एक कानून क्यों जरूरी है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से बदल जाएगा भारत का समाज? दोस्तों, बीते कुछ दिनों से एक मुद्दा नए तरीके से देश की राजनीतिक और समाज में अपनी जगह बना रहा है, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सबके लिए एक सा कानून, जिसे लेकर भाजपा के सांसद नए कानून को बनाने के लिए इस बिल को राज्यसभा में जैसे ही लेकर आए हैं। इस बिल को जानने और नहीं जानने वाले दोनों तरह के लोगों में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का बड़ा मुद्दा हो गया है, और जो लोग इसे समझ रहे हैं उसमें से एक बड़ा तबका इसे देश में लागू करवाना चाहता है और कुछ लोग इसके विरोध में भी आवाज उठा रहे हैं। तो क्या है ये कानून और देश में क्या इसकी जरूरत है और सरकार इसे क्यों लाना चाह रही है? आइए तफ्तीश में समझते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। इसे समझने के लिए आपको बता दें कि आमतौर पर किसी भी देश में दो तरह के कानून होते हैं। पहला क्रिमिनल लॉ, दूसरा सिविल लॉ। इसमें से क्रिमिनल लॉ में चोरी, लूट, मारपीट, हत्या जैसे क्रिमिनल मैटर्स की सुनवाई की जाती है और उसी के हिसाब से अपराधी साबित होने के बाद उस शख्स को सजा दी जाती है। अब लेकिन इसमें एक नए पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि इस क्रिमिनल लॉ में सबको एक नजर से देखा जाता है। इसमें सभी रिलीजन्स या कम्युनिटीज के लिए एक ही तरह की कोर्ट, प्रोसेस और पनिशमेंट का प्रोविजन होता है। यानी अगर कोई हिंदू हो या ईसाई, अगर उसने कत्ल किया है तो आईपीसी की धारा 302 के तहत उसे सजा होगी और इसे ही इंडियन पीनल कोड कहते हैं, जिसमें सजा के लिए अलग अलग धाराएं हैं। लेकिन जैसे ही हम सिविल लॉ में आते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसमें सजा दिलवाने की बजाय सेटलमेंट या कंपनसेशन पर जोर दिया जाता है। मतलब आमतौर पर जैसे दो लोगों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या फिर तलाक को लेकर हस्बैंड वाइफ के बीच कोई मसला हो, या किसी पब्लिक प्लेस पर प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट हो, ये वो सब मामले हैं जिसमें आपराधिक सजा नहीं सुनाई जाती है, बल्कि ऐसे मामलों में कोर्ट मल्टीपल पार्टीज में सेटलमेंट करवाता है और जो विक्टिम होता है उसको कंपनसेशन दिलवाता है। एक तरह से देखें तो आपको सिविल लॉज में लेगेसी, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन और कल्चर का स्पेशल रोल होता है। इसके अलावा मैरिज और प्रॉपर्टी से जुड़े मामले भी इसी सिविल कानून के तहत आता है। अब आपको ये तो पता ही है कि भारत में अलग अलग रिलीजन के एग्जिस्टेंस की वजह से यहाँ अलग अलग रिलीजन्स के मैरिजेस में कस्टम्स, कल्चर और ट्रेडिशंस का खास महत्व है। इन्हीं के आधार पर पर्टिकुलर रिलीजन और कम्युनिटी के लिए अलग अलग कानून भी आज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। यही वजह है कि इस तरह के कानूनों को हम पर्सनल लॉ भी कहते हैं। जैसे मुस्लिम की मैरिज एंड प्रॉपर्टी का डिवीजन मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वहीं हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। यानी कि अगर कोई हिंदू है तो उस पर अलग कानून और कोई मुस्लिम है तो उस पर अलग ही कानून। इसीलिए इसी अलग अलग पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए प्राइवेट मैटर्स में भी क्रिमिनल लॉ की तरह ही यूनिफॉर्म लॉ की बात सरकार चाह रही है, चाहे वो किसी भी रिलीजन और कास्ट का क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि पर्सनल लॉ के तहत जहां इस्लाम में लोगों की एक दो नहीं बल्कि 4 शादियों की इजाजत है, तो वहीं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते हिंदू शादी करना क्राइम माना जाता है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा कब उठा और इसकी शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, आपको बताएं कि 1835 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें क्राइम, एविडेंस और कॉन्टेक्स्ट को लेकर देश भर में एक समान कानून बनाने की बात की गई। 1840 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन ये इंडिया था, इसलिए धर्म के आधार पर हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल लॉ को इससे अलग रखा गया। बस यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जाने लगी, क्योंकि प्रोग्रेसिव लोगों को लगने लगा कि इस तरह से देश में कभी भी एक समानता नहीं आ पाएगी। 1941 में BN राव कमेटी बनी। इसमें हिंदुओं के लिए कॉमन सिविल कोड बनाने की बात की गई, जिसके बाद आजादी के बाद 1948 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने हिंदू कोड बिल पेश किया गया। इसका मकसद हिंदू महिलाओं और चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसे कस्टम से आजादी दिलवाना था। जिसके बाद उस दौर के हिंदूवादी नेताओं ने, जैसे श्याम प्रसाद मुखर्जी, करपात्री महाराज जैसे कई नेताओं ने इसका विरोध किया। इसके लिए उस वक्त इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन फाइनली जब 10 अगस्त 1951 को अंबेडकर ने एक लेटर लिखकर नेहरू पर यह दबाव बनाया, तो इसके लिए वो तैयार हो गए। जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद समेत पार्टी के आधे से ज्यादा सांसदों ने उनका विरोध कर दिया
आखिरकार नेहरू को झुकना पड़ा। इसके बाद 1955 और 1956 में नेहरू ने इस कानून को 4 हिस्सों में बांटकर संसद में पास कर दिया। पहला, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, तीसरा, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, चौथा, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। अब इस कानून के आने के बाद हिंदू महिलाओं को डाइवोर्स, इंटरकास्ट मैरिज, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू अडॉप्ट गर्ल्स जैसे अधिकार मिल गए और पुरुषों की मल्टीपल मैरिजेस पर रोक लगा दी गई। और तो और महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस का अधिकार मिला। अब इसके बाद बहस इस बात पर भी होने लगी कि ऐसा सिर्फ हिंदू महिलाओं के साथ ही क्यों किया जा रहा है, बाकी के धर्मों के साथ क्यों नहीं। खैर, अब अगले सवाल पर आए तो अगर ये समझें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमेशा से इतना विवाद किस बात का रहा है, तो हमें ये समझना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज्यादा विरोध हिंदू नहीं बल्कि माइनॉरिटी और उसमें से भी खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सरकार इस तरह के कानून लाकर उन्हें मिलने वाली धार्मिक आजादी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए शादी ब्याह और परंपराओं से जुड़े मामले में सभी पर एक जैसे लॉज लेकर आना एक तरह से अगेंस्ट द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अगर मुस्लिम एक्सपर्ट्स के मुताबिक देखें तो ये शरिया कानून आज का नहीं बल्कि 1400 साल पुराना है। ये कानून कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर आधारित है और इस्लाम में कुरान को लोग सबसे ऊपर रखकर देखते हैं, जिस वजह से आज भी उनके ऑर्थोडॉक्स सोच से मुस्लिम कम्युनिटी प्रोग्रेसिव नहीं हो पाई है। इसलिए क्योंकि ये उनकी आस्था का विषय है, तो मुस्लिमों की चिंता है कि 1947 के बाद उन्हें मिली धार्मिक आजादी धीरे धीरे उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। अब अगर जरा जिस कॉन्स्टिट्यूशन की नजरअंदाजी का आरोप मुस्लिम कम्युनिटी के लोग लगा रहे हैं, उसके हिसाब से देश यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देखे कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। Just like a rainbow in the sky where many colors are there and it gives beauty to the sky, in the same way our diversity gives beauty to our democracy, sir. And the way this bill has been trying to be introduced in the House, sir, I would only plead through you to the member, kindly withdraw this bill because, sir, it is not in consonance with the uniqueness of our democracy, which it is just not a Muslim-Hindu issue. It's a question of diversities in every way. It doesn't deal with Muslims or anybody. देश भर में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा। अगर आपको इसे अच्छे से समझाएं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकारों के लिए एक गाइड की तरह है। इनमें वे प्रिंसिपल और पर्पस बताए गए हैं जिन्हें हासिल करने के लिए सरकारों को काम करना होता है। यानी एक तरह से देखें तो कहीं न कहीं इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के दम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात की जा रही है। लेकिन अगर आप देखें तो जो बिल इस समय राज्यसभा में लाया गया है वो सरकार की तरफ से डायरेक्ट तौर पर नहीं लाया गया है, बल्कि इसे भाजपा ने सांसद में प्राइवेट बिल का नाम देकर पेश किया है। अब जरा इस पहलू को भी समझ लेते हैं। दरअसल राज्यसभा या लोकसभा में दो तरह से कोई भी कानून बनाने के लिए बिल पेश किया जा सकता है। एक सरकारी बिल या कह लें पब्लिक बिल और दूसरा प्राइवेट मेंबर बिल। अब पहले वाले यानी सरकारी बिल को कोई और नहीं बल्कि सरकार का कोई मिनिस्टर पेश करता है, जो कि एक तरह से सरकार के एजेंडे में शामिल होता है। जैसे 2019 में सरकार ने CAA बिल को संसद में पेश किया था, या फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 2020 में सरकार ने नए किसान कानून को भी पेश किया था। इस तरह के बिल को पब्लिक बिल कहा जाता है, जबकि प्राइवेट मेंबर बिल सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी मेंबर जो मंत्री नहीं हो वो भी पेश कर सकता है, भले ही वो रूलिंग पार्टी या मेंबर ना हो। यही वजह है कि इस बार भाजपा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा के इस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर पेश किया है। इसलिए अब भले ही ये मुद्दा संसद में पेश किया जाए, लेकिन सरकार खुद इसके साथ नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी उसका ऐसा कोई विचार नहीं है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स इस तरह के राज्यसभा में पेश हुए प्राइवेट बिल को सरकार का लिटमस पेपर टेस्ट कह रहे हैं, जिससे सरकार ये तय कर पाए कि लोगों का इस बिल पर क्या रवैया है। अगर रवैया पॉजिटिव रहा तो इसे लागू करवाया जा सकता है, लेकिन ये भी सब कहना ही है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। खैर, अब इसकी जरूरत है या नहीं ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सरकार इसे जल्द से जल्द संसद में पेश करे,
क्योंकि कई बार सरकार के लोगों की तरफ से ये कहा जा चुका है कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में नहीं लागू होगा, देश में जेंडर इक्वालिटी नहीं आने वाली। बताइए, वर्ल्ड में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें कौन सा कोड है? आपको कभी याद है कि वर्ल्ड में कौन से मुस्लिम कंट्री में 2 कोड हैं? जो पूरे विश्व में स्वीकार किया है। देखो, महिला चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, महिलाओं के साथ समान अधिकार नहीं होने चाहिए। क्या भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स की जो डेफिनेशन की है, क्या उसमें डिस्क्रिमिनेशन किया है? क्योंकि आज भी मुस्लिम महिलाओं को उनके हक के लिए परेशान होना पड़ता है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।